तो नया टॉपिक हम सभी के सामने आता है इंडियन इकोनॉमिक का, और वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। बात करेंगे क्या होता है ये। खैर उससे पहले इस टेबल पे ज़रा नज़र मारते चलना और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ इंडिया और चाइना की, तो ये दोनों अगर मिल जाएं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन आपको इंडिया और चाइना में ही मिलेगी। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका 38%, जिसको आप अप्रॉक्स 40% भी कह लीजिए, कोई गलत नहीं होगा ऐसा कहना। तो ये आपको जो पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में मिल जाएगी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन की है, ठीक है, जो कि तकरीबन वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन कवर कर लेता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं चाइना की बात करूं तो 1.38 बिलियन है, जो कि लगभग आपका 20% पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। यानी कि बात करी मैंने इंडिया, तो इंडिया करता है 18% पॉपुलेशन को कवर, और चाइना जो है वो करेगा आपका 20% पॉपुलेशन को कवर। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। पाकिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन चाइना का सिर्फ 10% है, ठीक है। चाइना कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, इसका सिर्फ 10% पॉपुलेशन होती है। 20 लाख तकरीबन की आबादी है, जितनी आबादी उत्तर प्रदेश की है हमारे, उतनी आबादी पूरे पाकिस्तान की है। तो बहुत छोटी कंट्री है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना, देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इनकी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, जितने ज़्यादा लोग बाग आपकी इकोनॉमी में होंगे उतना ज़्यादा उनको लिविंग स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब रैदर कि आप वो पैसा डेवलपमेंट में लगाइए, अब आप क्या कर रहे हैं, उस पैसे को लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर खर्च करना आपको पड़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग बाग हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, जो टोटली डिपेंडेंट गवर्नमेंट पर ही रहते हैं, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स पर ही रहते हैं। कहते हैं ये जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे कि ग्रोथ का पेस पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ जाता है। ये वाली बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। उसके बाद देखिए, जो डेमोग्राफिक पैरामीटर्स हैं ये चाइना के फेवर में देखिए काम कर गए। ऐसी दो रीजन है जो चाइना के लिए बहुत वरदान साबित हुए। क्या था? एक तो पॉपुलेशन, देखिए ग्रोथ तो यहां पर कर रही थी, लेकिन वो जो ग्रोथ रेट था वो मॉडरेट था। उसके बाद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अब देखिए चाइना के पास अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो फिर एरिया भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां घिचपिच नहीं है। वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो वो बहुत अच्छी खासी है। तो ये दो फायदे चाइना के पास हैं कि क्यों वो अपने डेवलपमेंट को इतना स्पीडली आगे ले गया। उसके बाद देखिए, मजे की बात आप सभी के सामने वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करता हूं। चाइना ने उसको अडॉप्ट किया 1979 में, और बहुत सक्सेसफुल ये जो कॉन्सेप्ट है साबित हुआ था। पहले उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो 1.3% के हिसाब से हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में जो इनकी ग्रोथ रेट है वो 0.47% तक ही रह गई है। ग्रोथ रेट में हल्का सा डिक्रीमेंट हमको यहाँ पर जरूर देखने को मिला है, जो कि चाइना के लिए काफ़ी अच्छी बात साबित यहाँ पर हुई है। तो मैं आगे आप लोगों से बात करूंगा। आगे देखिए, यहां पर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। देखिए, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, वो इंडिया में बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में तो उससे भी ज्यादा है। देखिए 2017 का आंकड़ा बोलता है इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रो करती है वो 1.17% से ग्रो करती है। इंडिया की पॉपुलेशन, बहुत ध्यान से आंकड़े याद करने हैं आपको, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो करेगी 1.17% से। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, देखिए ये पिद्दा सा पाकिस्तान है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया को पछाड़ रहा है 1.43%। यहां पर पॉपुलेशन ग्रो करती है। दोनों 2017 के आंकड़े हैं। ये किताब आप कहानी की तरह पढ़ते रहिए। मेरी जो मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं इसको सुनते रहिए, कुछ भी काम करते रहिए, बट ये वीडियो सुनते रहिए। कुछ बातें हैं ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। तो आगे मैं बात करूंगा आप लोगों से। अच्छा, चाइना की अगर मैं बात करूं, कहते हैं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूंगा तो चाइना की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है और इंडिया और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसका रीजन अगर कोई आपसे पूछेगा तो देखिए बाजू में लिखा है। क्यों? क्योंकि चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, अभी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते कैसे हैं? इसमें आप क्या करने वाले हैं, टोटल एरिया को डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इलाके में भीड़ भाड़ कितनी है।
अब भाई दिल्ली का चांदनी चौक इलाका है तो वहां पर आप देखते हैं भीड़ एक अल्टीमेट लेवल की होती है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग बाग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे समझ के करिएगा। देखिए चाइना में एक स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 143 पर्सन है, लेकिन इंडिया की बात करूं तो देखिएगा 382 पर्सन है, और पाकिस्तान की बात करूंगा तो 225 पर्सन है। यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में आप देख सकते हैं चाइना में इतने लोग हैं, इंडिया में इतने हैं और पाकिस्तान में इतने हैं। तो आप समझिएगा यहाँ पर पॉपुलेशन का जो प्रेशर है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा है। आगे मैं बात करूंगा आप लोगों से एक नए मुद्दे की। अच्छा, ये आपसे कह रहे हैं जो चाइना और पाकिस्तान है, अगर मैं अर्बनाइजेशन की बात करूं तो चाइना और पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी हद तक आगे हैं। आप सभी जानते होंगे अर्बनाइजेशन का मतलब कि जब हम शहरों का विकास करते हैं, एक गांव को शहर में कन्वर्ट करते हैं, इस बात को हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो चाइना एंड पाकिस्तान दोनों ही इंडिया से काफ़ी हद तक आगे हैं। तो बस आप इसको इतना ही याद कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर दे नहीं रहा हूँ ताकि आप लोग को याद करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बात करता हूँ सेक्स रेशियो के बारे में। तो सेक्स रेशियो देखिए तीनों ही कंट्री हैं, यहाँ पर फीमेल्स के लिए थोड़ा सा नाजुक माना गया। इंडिया 943, यानी कि अगर 1000 फीमेल है, ठीक है, सेक्स रेशियो 1000 फीमेल में से निकाला जाता है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो 943 मेल्स हैं उनके लिए, जो कि देखिए बहुत कम है। उसके बाद अगर मैं चाइना की बात करूंगा तो 950 है, आप कह सकते हैं इंडिया से इंप्रूव्ड है, बट स्टिल काफ़ी हद तक ये कम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो वहां पर आपको 952 का ये टारगेट मिलेगा। तो दोनों ही कंट्री से अच्छा है। तो सेक्स रेशियो की बात करूं तो पाकिस्तान का सेक्स रेशियो कंपैरेटिवली, देखिए ये 952 कोई आंकड़ा तो वैसे गलत है, बट चलिए ये अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो पाकिस्तान को यहां पर एक अपर हैंड मिला है जरूर। कहते हैं अगर ये सेक्स रेशियो कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि यहां के लोग बाग पिछड़े हुए हैं। ठीक, तो ये एक पूरा टॉपिक आपके सामने डेमोग्राफिक प्रोफाइल का आ गया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ठीक ठाक बातें हैं जो समझ में आई होंगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बना होगा। बाकी रीडिंग करते रहिए, इंडियन इको पढ़ने का यही एक जुगाड़ माना जाता है एकमात्र। आगे मैं बात करता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखेंगे इसमें क्या क्या बातें आती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर इलाके या कंट्री में कितना जिएगा, कितना लंबा वो जी सकता है यहाँ पर। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया होगा। अरे देखिए भैया, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है ना किसी मुल्क में, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर बीमारियां ज्यादा है, वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये इसका मतलब होता है। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना बढ़िया आप सभी के लिए माना जाता है। उसके बाद एडल्ट लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों की संख्या होती है ये, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी बढ़िया होगी। ठीक है, वो ऊपर इससे सेक्स रेशियो इंप्रूव होगा, इससे जो सोशल बैकवर्डनेस है वो आपकी तमाम खत्म हो जाएगी। आगे बात करता हूं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो गरीबी पॉवर्टी लाइन। ये बेसिकली गरीबी रेखा होती है। ठीक है, तो यानी कि गरीब लोग यहां पर, अच्छा गरीब जितने कम होंगे उतना ही तो बढ़िया है। ठीक है भाई, जितने गरीब होंगे, जितने गरीब कम होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उतने अमीर लोग ज्यादा हैं। अमीर लोग ज़्यादा हैं तो इकोनॉमी में खर्च करना चाह रहे हैं, इससे आपकी इकोनॉमी बड़ी होगी, इससे आपका जीडीपी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। ये बात मैं कहना चाह रहा था। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है, जो 1 साल की उम्र के नीचे का बच्चा होता है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। भाई उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, उसको बढ़िया मेडिकल सर्विस नहीं मिल पाई, तो ये जितना कम होगा उतना बढ़िया आप सभी के सामने माना जाएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये बड़े जो लोग बाग होते हैं ये उनके मृत्यु का रेट होता है, तो ये भी जितना कम होगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा। ये अगर कम है तो क्या दर्शा रहा है, हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो बहुत बढ़िया है, हमारे जो खाना है वो काफी हद तक न्यूट्रिशियस है, कोई यहां पर फेमाइन का शिकार नहीं हो रहा, कोई यहां पर भूखमरी का शिकार नहीं हो रहा। ये कुछ बातें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेज, यानी कि पीने का साफ पानी कितने प्रतिशत लोगों को यहां पर मिल रहा है। तो जितने प्रतिशत ज्यादा होंगे उतना प्रतिशत हम सभी के लिए बढ़िया होगा। देखिए कितनी शर्म
की बात होगी, एक मुल्क है बहुत बढ़िया काम कर रहा है लेकिन वहां साफ पीने का पानी नहीं है, तो ये बड़ी अपने आप में शर्म की बात होती है। उसके बाद है अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, कुपोषण, ये एक एड भी आती है इसकी, कुपोषण भारत छोड़ो। मेल न्यूट्रिशन की यहां पर बात आती है, आप न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो ये जितना कम होगा उतना बढ़िया आप सभी के लिए माना जाएगा। और बाकी के अब 2 पॉइंट्स आप लोग इसको खुद कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं, तो देखेंगे क्या अगला टॉपिक हम सभी के सामने आता है। कुछ यहां पर बातें दे रखी हैं, आई डोंट थिंक कि ये बातें हमारे लिए करना इतनी खास इंपॉर्टेंट होंगी, तो इनको अगर आप रीड करके छोड़ दें तो वो बात भी बिल्कुल सही मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पानी, ये आपको बेसिकली आंकड़े दे रहा है। अभी हमने बहुत सारी बातें ऐसी पढ़ी हैं तो उन बातों के आपको आंकड़े दे रहा है, ये बता रहा है भाई कौन सी कंट्री कौन सी थिंग में ज्यादा आगे है, तो इसकी सिर्फ आप एक रीडिंग लगा लेना, तो होपफुली ये काफी अच्छा आप सभी के लिए हो जाएगा। अब मैं आगे बात करूंगा कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखते हैं कुछ ऐसे काम जिसमें इंडिया और पाकिस्तान सफल हुए हैं, आइए बात करेंगे हम यहां पर। कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों को महारत हासिल हुई है, सक्सेस हासिल हुई है, उन्होंने अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल कर लिया है। ठीक है भैया, उन्होंने अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल कर लिया है। पहला पॉइंट तो आप यहां से ये वाला पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, कहते हैं पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पॉवर्टी भी काफी हद तक रिड्यूस हुई है, ये आप सेकंड पॉइंट से लिखिए। अपनी लैंग्वेज का प्रयोग आप यहां पर बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फूड प्रोडक्शन की बात करूं तो फूड प्रोडक्शन भी यहां पर काफी हद तक राइज हुआ है। भाई पहले हम डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज पर, इंडिया तो यूएसए पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब हम क्या हो चुके हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम इतना तगड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने भैया एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ध्यान करिएगा, छोटी क्लासों में ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा जिक्र कर देना इसका, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे दिखाऊंगा आपको मैं। कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी जब से हमने हासिल करी है तो इससे क्या है, हमारी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है ना वो भी काफी हद तक इंप्रूव हो गया है, जिससे जो मेल नरिशमेंट था जो पहले कभी काफी हाई हुआ करता था अब वो काफी हद तक लो हो गया है। लोगों को यहां पर अच्छा खाना और अच्छा पानी दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए मॉडर्नाइजेशन की तरफ यहां पर बढ़ रहे हैं। भाई देखिए पहले बैकवर्डनेस थी, अब यहां पर थोड़ी सी दोनों की दोनों कंट्री जो है मॉडर्नाइजेशन में आया है। ग्लोबल प्रेजेंस इन दोनों कंट्रीज का काफी हद तक अच्छा हुआ है। आगे मैं बात करता हूं आप लोगों से, इंडिया और पाकिस्तान पानी की रिसोर्स की बात करूं तो इनकी सिमिलर परफॉर्मेंस है। अच्छा पानी जो है वो उन्होंने यहां पर अपनी जनसंख्या को प्रोवाइड करवाया है। ये 6 पॉइंट है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर ना करें तो। अब मैं आगे आप लोगों से बात करता हूं। अच्छा सक्सेस हमने गुणगान बहुत कर लिए हैं, आइए कुछ फेलियर भी देख लेते हैं लगे हाथ पर। तो इंडिया और पाकिस्तान की ही बात करूंगा मैं आप सभी लोगों से। अच्छा यहां पर जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आप सभी जानते हैं इनवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है। ये टोटल डिपेंडेंट थे आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि आप डोमेस्टिक ही चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोमेस्टिक ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डोमेस्टिक ही खर्चा कर रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाहर से कोई मतलब आप नहीं रख रहे हैं, बाहर का कोई व्यापारी आपकी कंट्री में आकर काम नहीं कर रहा है। तो भैया इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया ही नहीं। ये यूरोप था, यूएसए था, यूके था, ये इतना आगे निकल गए ग्लोबलाइजेशन के दम पे, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं बने रह गए, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां से प्रमोट ही नहीं हुआ। उसके बाद देखिए जो यहां के पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कोई भी प्रोग्रेसिव चेंज नहीं दिखाया। जातिवाद यहां बहुत था, करप्शन यहां पर बहुत था। इस चक्कर में जो यहां के नेता लोग हैं, यहां के ऑफिसर लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स को हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, जिनको आप आईएएस आईपीएस के नाम से जाना करते हैं। इन लोगों ने भी कोई ड्रास्टिक चेंज यहां पर नहीं दिखाया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर कॉन्टैक्ट, ब्राइब, लोन और इन सब चीजों में ही घिरा रहता था। और टैक्स इवेशन समझते हैं ना आप, यानी कि टैक्स की जो चोरी है ना वो यहां की नेशनल हॉबी है। देखिए कितनी गलत बात, शर्मनाक बात यहां पर लिखी है। नेशनल गेम हमने सुना है, नेशनल एनिमल सुना है, नेशनल हॉबी देखिए क्या बोल रहे हैं, टैक्स की चोरी करना। तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग अपने सीए के पास जाके बोलते हैं कि भैया ऐसा काम करो टैक्स ना देना पड़े सर। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें यहां पर की जाती हैं। तो आप बताइए देश
कहां ग्रो करेगा, कहां डेवलप करेगा। आगे बात करूंगा आप लोगों से। फिस्कल मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब आप देखिए फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हमारा आने वाला है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, बिंदास समझ जाएंगे। ये जितना हाई होगा उतना ज्यादा आपके लिए हानिकारक होगा। इसका मतलब क्या है, कमाई तो आपसे हुई नहीं, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेंडिचर आपका है वो बहुत ज्यादा हो गया आपके रिवेन्यू से। ये मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट का ज्यादा हो जाना। बोरिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कर्जे में काफी आ रहे हैं। पाकिस्तान की हालत तो और पतली है यहां पर। आगे बात करता हूं आप लोगों से, उम्मीद करता हूं दिमाग भैया खुल रहा होगा कुछ सच्ची बातें पढ़कर। यहां पे आगे बात करेंगे आप लोगों से। यहां पर टैक्स का एक बहुत भारी मात्रा में जो पोर्शन है वो डिफेंस में जाता है। हथियार खरीदे जा रहे हैं, जहाज खरीदे जा रहे हैं, और टैंकर बंकर खरीदे जा रहे हैं, यूनिफॉर्म खरीदी जा रही हैं, इन सब चीजों में। इससे क्या है, ग्रोथ में कहीं ना कहीं गिरावट यहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। जो पैसा ग्रोथ में लगना चाहिए था वो पैसा इन सब जगहों पे जा रहा है। उसके बाद कुछ शहरी सेवाएं जैसे कि साफ पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सारी बातें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही कंट्रियों का अच्छा खासा आपको नहीं देखने को मिलेगा। पॉलिटिशियंस हैं यहां पर, वो कहते हैं वो अपनी एक अच्छी लीडरशिप यहां पर नहीं प्रोवाइड कर पाए, समाज का ओवरऑल भला वो लोग नहीं कर पाए, तो ये भी एक इनका बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है। उसके बाद देखते हैं यहां पर पॉलिसियां बनती तो बड़ी शानदार है। यहां पर कागजों में अगर आप पॉलिसी देखेंगे, इंडिया से बढ़िया कंट्री कोई दिखेगी नहीं दूसरी आपको। लेकिन आई बात इंप्लीमेंटेशन के बारे में, तो भैया यहां उसका इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता। इंप्लीमेंटेशन से पहले यहां जुगाड़, सो कॉल्ड जुगाड़ जो बोलते हैं ना, वो यहां पर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और देखिए ग्रोथ में एक हिंड्रेंस, एक रुकावट का कारण बन जाते हैं। तो ये था आपकी पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कुछ बातें आप लोग समझ भी रहे होंगे। अब हम चलेंगे एक नए मुद्दे की तरफ यहां पर। अब देखिए नया मुद्दा आप सभी से क्या है कि भाई कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जहां पर इंडिया ने अपर हैंड शो किया है पाकिस्तान से। यानी कि आप यूं बोल लीजिए कि इंडिया क्यों बेहतरीन कंट्री है पाकिस्तान से। कुछ भी आप यहां पर बोल सकते हैं। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं स्किल्ड मैन पावर की, मैन पावर का मतलब देखिए यहां पर ह्यूमन रिसोर्स है भैया, ठीक है। मैन पावर का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, अच्छी स्किल वाले, अच्छी कैपेबिलिटी वाले, अच्छी एबिलिटी वाले, अच्छे एजुकेशन वाले जो लोग बाग हैं वो इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जो है ना वो इंडिया में समझी जाती है। आगे मैं बात करूंगा आपसे सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर वाली सेवाओं में, ये काफी ज्यादा हमने एक इंप्रूवमेंट शो करी है। और ये इंप्रूवमेंट जो है ना 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ये उसके बाद से तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक ये बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ये इतना ही छोटे छोटे पॉइंट आपको याद करने हैं। बड़े पॉइंट याद करोगे भूलोगे, परेशान हो जाओगे, घिचपिच मचेगी। तो छोटे छोटे पॉइंट जहां तक मैं मार्क कर रहा हूं, जो मार्क कर रहा हूं, जहां पर गोले या सर्कल लगा रहा हूं, वो बातें आप जरूर इंक्लूड कीजिए। इंडियन इको में थोड़ा सा ये सेक्रीफाइस आप सभी को करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। बात करूं तो यहां पर इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफी हद तक ज्यादा हुआ है। अभी देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ह्यूमंस पे ज्यादा करी जा रही है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। तो इन सब चीजों में अच्छा इससे क्या होता है, इससे जो आपका पॉपुलेशन है वो आपकी क्या बनेगी, एक एसेट बनेगी। एक देश की सबसे बड़ी एसेट उसकी खुद की पॉपुलेशन है। और जीता जागता एग्जांपल जापान है आपके लिए। तो इंडिया ने ये वाला काम किया है, पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा कहीं हद तक पीछे है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए इंडियन साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए डिफेंस की टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनेटिक्स, ये दवाइयां हैं बेसिकली, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब चीजों में हम काफी हद तक मॉडर्नाइज है। पाकिस्तान तो भैया बहुत पीछे है, अभी तो बहुत ज्यादा पीछे है पाकिस्तान। उसके बाद पीएचडी करने वाले जो लोग बाग हैं इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। हर साल 5000 पीएचडी डिग्री होल्डर इंडिया प्रोड्यूस करता है। और पाकिस्तान के जितने टोटल पीएचडी होल्डर है ना, इतने हम एक साल में निकाल लेते हैं। हर साल इतने इतने निकलते रहते हैं हमारे। तो आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं,
8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा था, लगाकर देख लीजिए, आंकड़ा जो है हैरान हो जाएंगे सभी लोग। आगे बात करता हूं, इंडिया का एक बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा है एजुकेशन की तरफ, ये कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। IIM है, IIT यहां पर है, AIIMS है, ऐसे ऐसे शानदार इंस्टीट्यूट्स आपको इंडिया के ही अंदर देखने को मिलेंगे। लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ये आपको काफी हद तक इंप्रूव्ड मिलेगा पाकिस्तान से। ये समझते हैं ना आप, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, कितने लोगों का एडमिशन यहां पर स्कूल एंड कॉलेजेस में हुआ है, कितने लोग पढ़ाई के प्रति एनरोल्ड हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। सब बातें बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ये 9th-10th की बातें हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने बैठे हैं। आगे आपसे बात करता हूं, देखिए जो फर्टिलिटी रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसमें काफी हद तक डिक्लाइन हुआ है इंडिया के अंदर। अच्छा, इंडिया वाले अब पढ़ाई के प्रति ज्यादा जागरूक हैं, तो जो सोशली भी ये लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब सोशली जागरूक हो गए हैं तो यहां पर ये लोग भी जो पॉपुलेशन है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, है ना। यहां पर नारे आपको देखने को मिल जाते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, है ना, कुछ इस टाइप से ये गवर्नमेंट ही स्लोगन तैयार करवाती है, ठीक है, तो ताकि एक अवेयरनेस बने, ये कैची डायलॉग हो, हर किसी के मुंह पे चढ़ जाए, ये इसलिए ही गवर्नमेंट ये जानबूझकर करवाया करती है। आगे बात करता हूं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो भैया इंडिया बहुत तगड़ा है यहां पर। पाकिस्तान से तो खुद लोग भाग कर इंडिया आते हैं अपना इलाज करवाने, एम्स में या कहीं और, तो ये इसकी काफी हद तक बात थी। अच्छा, कुछ ऐसे इलाके हैं, अब भाई एक कहावत है ना, वाई शुड इंडिया हैव ऑल द फन, तो ये बड़ी ऐड आया करती थी, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो अच्छा, अब यहां पर क्या है भाई, पाकिस्तान के भी हम कुछ फायदे बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भैया बिल्कुल ही हमेशा ही अब इसको जलील ही करेंगे आप लोग, तो ऐसा नहीं है सर। आइए कुछ पाकिस्तान के फायदे देखते हैं, पता लगाएंगे यहां पर। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान ने बिल्कुल सेम जगह से स्टार्ट किया था, अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर हिंदू मुस्लिम हो गई तो जीरो से स्टार्ट किया। दोनों की इकोनॉमी बेचारी स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, रुकी हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे एग्रीकल्चर की, बात करूं आपसे इंडस्ट्री की, और बात करूं आपसे अर्बनाइजेशन की, तो यहां पर पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया काम किया है। हां, इंडिया से अच्छा अर्बनाइजेशन पाकिस्तान ने प्रूफ करके दिखाया है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त है, इंडस्ट्रीज जबरदस्त तो मैं नहीं कहूंगा, बट इंडिया से काफी हद तक ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। आगे बात करता हूं आपसे, बीपीएल पॉपुलेशन, सभी जानते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीब लोग हैं, गरीबी हटाई है, और पाकिस्तान में जो गरीबी हटाने का रेट है ना, दर है, वो काफी हद तक कम है एज कंपेयर टू इंडिया। 29.5% जो गरीबी है इसने रिड्यूस की है, और इंडिया ने सिर्फ 21.9% ही रिड्यूस कर पाया है। आंकड़ा काफी बड़ा है अपने आप में ये, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से, कहते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में वो काफी हद तक कम है, और इससे क्या होता है, देखिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग बाग अब ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी मार्केट्स हैं, वो इंटरेस्ट लेंगी कि भैया इंडिया में महंगा है तो चलिए बाजू में चलते हैं, थोड़ा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यहां से भी इसको एक अपर हैंड मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर कोई प्रॉब्लम इस पूरे टॉपिक में आपको नहीं दिखने वाली होगी। नया टॉपिक हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ये जो चाइना को मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया से, यानी कि चाइना का अपर हैंड कैसे है इंडिया से, ये वाली बात हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए चाइनीज, अच्छा रिफॉर्म को बोलते हैं बदलाव, ठीक है। तो चाइनीज ने जो बदलाव करे थे अपने 80s में, ये बेसिकली 1980s की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत होना। कहते हैं जहां पर इंडिया जो था उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो थी। देखिए जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था ग्रोथ लाने के लिए, उस जमाने में चाइना जो है वो ऑलरेडी ग्रोथ की सीढ़ियों पर चढ़ चुका था। अब देखिए यहां पर 90s की बात करूंगा, इंडिया का जहां फोकस था जीडीपी ग्रोथ पे, चाइना वहां पर क्या कर रहा था, पॉवर्टी एलिवेशन कर रहा था। चाइना बोला कि भैया मेन जो जड़ है ना वो गरीबी है, तो जड़ को काट दो, तो उसने गरीबी सबसे पहले हटाई थी। यहां पर रूरल पॉवर्टी की बात करूं, 85% गांव की गरीबी चाइना ने हटा दी थी 10 साल के अंदर अंदर, और इंडिया सिर्फ 50% ही हटा पाया था। आप खुद देख लीजिए इसका जो रेट है गरीबी हटाने का। उसके बाद मैं बात करता हूं चाइनीज एग्रीकल्चर की। तो देखिए इन लोगों ने क्या था, ये कम्यून सिस्टम ये लोग लागू किया करते थे, वो इन्होंने बिल्कुल खत्म किया। अभी बताऊंगा कम्यून सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में सारी बातें करेंगे,
खुलकर। तो कम्यून सिस्टम को इन लोगों ने क्या किया, एबॉलिश किया, यानी कि इसको बिल्कुल हटा दिया गया यहां पर। और जो ओनरशिप है लैंड की वो किसके हाथ में आ गई, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अब मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो इंडिया की है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी एज कंपेयर टू चाइना। चाइना का हर एक प्लान, हर एक पॉलिसी बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा था, लेकिन इंडिया के साथ ये कामकाज नहीं हुआ था। उसके बाद ग्लोबल एक्सपोजर जो है इकोनॉमी का वो चाइना का बहुत ज्यादा वाइड था एज कंपेयर टू इंडिया। चाइना ने फॉरेनर्स को बोला भैया आइए 100% इक्विटी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना व्यापार यहां पर आप जमा सकते हैं। कोई सारे बैरियर हटा दिए गए, सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई, ओपन मार्केट उनके सामने प्रोवाइड करी, भाई जितना पैसा आप यहां से बना सकते हो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट आपके साथ है। ठीक है, उसने फॉरेन इन्वेस्टर को फ्रीडम दी, हायर एंड फायर द वर्कर, यानी कि अपने वर्कर को जिसको मन करे आप लेकर आओ, जिसको मन करे यहां से हटा दो, विदेश से लाओ, चाइनीज को एम्प्लॉयमेंट दो, आपकी मर्जी, कोई हमको दखलंदाजी नहीं देंगे। एक तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब कंपनियों को मिला तो कंपनियां दौड़ती हुई चाइना के पास गई अपना इन्वेस्टमेंट करने। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो चाइना ने लगाए, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर को काफी बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी देखने को मिली। अब चाइना जो है वो बहुत लिबरल थी। लिबरल का मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थी, कोई कोटा नहीं थे, कोई यहां पर लंबे लंबे चौड़े चौड़े वो प्रोसीजर नहीं थे, कोई रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। एफडीआई की बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी चाइना के अंदर। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर चाइनीज इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखिए तीनों पहलू में इंडिया जो है बहुत पीछे रह गया है। इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव सेगमेंट तक ही सीमित रह गया था बेचारा, वो समाज का भला करने में ही रह गया था, लेकिन उसने फटाफट कदम उठाए और चाइनीज इकोनॉमी अपलिफ्ट हुई। कहते हैं तीनों फैक्टर को अगर मैं देखूं तो चाइना जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फर्स्ट लार्जेस्ट आप सभी को पता है यूएसए है, और इंडिया भी अभी काफी हद तक पीछे है। इसी के साथ आपका चैप्टर हो चुका है बिल्कुल समाप्त। उम्मीद करता हूं सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।